हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में बैटरी डिस्चार्जिंग की वजह से वॉइस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो लास्ट का कुछ पोर्शन था वीडियो का में थोड़ा सा डिस्टोर्शन था वॉइस में, बट यू कैन मैनेज इट। एक बार वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगा आराम से। अगर नहीं आएगा तो कमेंट कर देना। एनीवे, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ग्रीन फंक्शन का सॉल्यूशन हम निकाल रहे थे। ग्रीन फंक्शन कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है उसको हम चेक कर रहे थे। यहाँ पर हमने देखा कि ये इक्वेशन हमारे पास आ रही थी, और जो हमारा के प्राइम था, वेरिएबल के प्राइम, वो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम के स्पेस के स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे थे, जिसकी लिमिट 0 से इनफाइनाइट हो सकती थी। के प्राइम की लिमिट 0 से इनफाइनाइट थी, लेकिन इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए मैथमेटिकली हम इसकी लिमिट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट कर देते हैं, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 0 से इनफाइनाइट तक का ये इंटीग्रल था उसका जस्ट डबल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक का हो जाएगा, और तो 1/2 से डिवाइड कर देंगे तो सेम इंटीग्रेशन की वैल्यू में मिलेगी। ऐसा हमने किया। अब हम यहाँ पे इस इंटीग्रल को 2 पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन ऑफ के आर की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसी को हम आगे बढ़ा सकते हैं। माइनस का 1/4 इंटू 2 4 पाई स्क्वायर इंटू आर। और ये जो आर था हमारे पास, वो आर कितना था तो मैंने डिफाइन किया था, जो आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर का मैग्नीट्यूड था। ये 1/2 इसके अंदर में आ गया, और के प्राइम इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और के प्राइम स्क्वायर। यहाँ से हम लिखेंगे साइन के प्राइम आर को टू दी पावर आयोटा के प्राइम ऑफ आर। ये आर, ये वाला आर है कैपिटल आर, कैपिटल आर था, और माइनस ई टू दी पावर माइनस आयोटा के प्राइम कैपिटल आर अपॉन 2 आयोटा इंटू के प्राइम माइनस के इंटू के प्राइम प्लस के, और P3 के प्राइम। यहाँ से इस 2 आयोटा को भी बाहर ले लें तो ये आ जाएगा माइनस का 1/8 पाई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर आयोटा आयोटा, और लिमिट लग जाएगी यहाँ से ये आ जाएगी के प्राइम इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू के प्राइम इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा के प्राइम स्क्वायर देन ई टू दी पावर आयोटा के प्राइम कैपिटल आर माइनस ई टू दी पावर माइनस आयोटा के प्राइम आर डिवाइड बाई के प्राइम माइनस के इंटू के प्राइम प्लस के, और D3 के प्राइम, D3 के प्राइम। ये वैल्यू अपने पास आएगी, और ये किसकी वैल्यू है? जी ऑफ ग्रीन फंक्शन, जी ऑफ आर माइनस आर प्राइम, ये वैल्यू अपने पास। इसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कि इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जॉर्डन्स लेमा का यूज कर सकते हैं, और हमें तो ये ग्रीन फंक्शन लेना है वो आउटगोइंग स्पेरिकल वेव, ये वाली बाउंड्री कंडीशन, आउटगोइंग वेव कंडीशन लगानी है। आउटगोइंग वेव कंडीशन का मतलब पहले हम जॉर्डन्स लेमा की बात कर लेते हैं। इसको हम जॉर्डन्स लेमा से सोल्व कर सकते हैं। और जॉर्डन्स लेमा क्या है? अगर यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, या माइनस कैपिटल आर से प्लस कैपिटल आर, और लिमिट रियल प्लेन है,
अपर लिमिट बात हम करते हैं और यहाँ से ये कंटूर बनता है इस तरीके से, यानी अपर हाफ प्लेन में ये ओरिजिन है। तो e टू दी पावर आयोटा के एक्स और के जेड को ऐसे लिख सकते हैं, e टू दी पावर आयोटा ए जेड और यहाँ पे तुम्हारे पास z इज इक्वल टू माइनस ए है और ये z इक्वल टू ए है, ये पॉइंट है। तो ये दो पॉइंट इस रियल लाइन पे आ रहे हैं। अगर ऐसा अपने पास है तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हम लिख सकते हैं और ये a हैज टू बी पॉजिटिव, a ग्रेटर देन 0। अब ये कंटूर बनेगा वो ऐसा बनेगा, अपर हाफ प्लेन में मिलेगा। अगर ये e टू दी पावर माइनस आयोटा z होता तो ये कंटूर लोअर हाफ प्लेन में बनता, तो इस वाले पोर्शन के लिए कंटूर लोअर हाफ प्लेन बनेगा, ऊपर वाले पोर्शन के लिए इस वाले पोर्शन के लिए कंटूर लोअर हाफ प्लेन में बनेगा। अभी मैं थोड़ा सा जॉर्डन्स लेमा की बात कर लेता हूँ कि इसके तुम्हारे पास डिफरेंट सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं। क्या क्या सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं? यहाँ पे अगर इन दोनों को इंटीग्रल हो जाएगा तुम्हारे पास e टू पावर आयोटा ए जेड और अपॉन जेड माइनस ए इंटू जेड प्लस ए इंटू डी जेड, ये इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इस इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? वो बेसिकली हम यहाँ पे हमारे पास अलग अलग बाउंड्री कंडीशन हम लगा सकते हैं। पहली बाउंड्री कंडीशन में यहाँ पे लगा सकता हूँ वो है कि ये इंटीग्रल में इन दोनों पॉइंट को एक्सक्लूड कर दूं, ऐसा। ये पॉइंट माइनस ए है, ये पॉइंट प्लस ए है। अगर इन दोनों पॉइंट को एक्सक्लूड कर दूं तो क्या मिलेगा? इंक्लूड कर लूं दोनों को इसके कंटूर के अंदर तो क्या मिलेगा? और अगर एक को एक्सक्लूड करूं, एक को इंक्लूड करूं और एक को इंक्लूड करूं दूसरे को एक्सक्लूड करूं तो चार कंडीशन यहाँ पे मेरे को मिलेगी। और चार कंडीशन में क्या क्या आंसर आएगा तो वो हम लिखते हैं 2 पाई आयोटा। इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 पाई आयोटा समीशन ओवर रेजिड्यू, अगर e टू दी पावर आयोटा के जेड और e टू दी पावर माइनस आयोटा के जेड है तो ये नीचे की तरफ का कंटूर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना और इसका हमें यूज करना है, जॉर्डन्स लेमा का हमें यूज करना है। देखते हैं कैसे हम इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले इस इंटीग्रल फंक्शन को देखते हैं। ये जो फंक्शन है इसको थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। मैं इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा ले लेता हूँ, इसको एलिमिनेट कर देते, फिर देखेंगे हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो पहले हम देखते हैं कि इस इंटीग्रेशन को और क्या लिखा जा सकता है। तो g ऑफ r इक्वल टू माइनस का 1/8 पाई स्क्वायर इंटू कैपिटल R आयोटा। और यहाँ से तुम्हारे पास दो इंटीग्रेशन बनेंगे। पहला इंटीग्रल होगा k प्राइम इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी k प्राइम स्क्वायर e टू दी पावर आयोटा k प्राइम ऑफ r डिवाइड बाई k प्राइम माइनस k इंटू k प्राइम प्लस k then d3 k prime. Again second integration will be minus, this minus multiply with this minus is plus 1/8 pi square r into iota और k prime is equal to minus infinity to plus infinity e to the power minus iota k prime into r और k prime square डिवाइड बाई k प्राइम माइनस k इंटू k प्राइम प्लस k इंटू d3 ऑफ r, d3 ऑफ k प्राइम, राइट। तो ये डिस्कशन हमारा है और इसको मैं लिख सकता हूँ g ऑफ r
इज इक्वल टू जी ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस का 1/8 पाई स्क्वायर आर टू आयोटा, देन इसको मैंने कहा इंटीग्रल I1 प्लस 1/8 पाई स्क्वायर आयोटा इंटू कैपिटल आर और I2, where I1 is equal to integral e to the power iota k prime of r k prime square d3 k prime divide by k prime minus k multiply by k prime plus k और minus infinity to similarly I2 is equal to integral from minus infinity to infinity e to the power minus iota k prime into r और k प्राइम स्क्वायर d3 k प्राइम डिवाइड बाई k प्राइम माइनस k और मल्टीप्लाई बाई k प्राइम प्लस k. Then we use to calculate I1 and I2 for the outgoing wave, outgoing boundary condition. आउटगोइंग बाउंड्री कंडीशन का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई प्लेन वेव है तो स्फेरिकल वेव, हमने हमारे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ये कहा कि हमारे पास कोई प्लेन वेव इंसिडेंट हो रही है, प्लेन वेव इंसिडेंट हो रही है किसी टारगेट पे, और ये टारगेट पे इंसिडेंट होने के बाद जो स्कैटरिंग होगी वो स्फेरिकल वेव, आउटगोइंग वेव जो बनेगी वो स्फेरिकल आउटगोइंग वेव बनेगी. और तब हमारे पास जो बेसिक्स में हम जाएं तो स्कैटर्ड वेव होगी वो स्फेरिकल वेव होगी. और हमने ये कहा था ये ई टू दी पावर आयोटा के जेड इंसिडेंट वेव फंक्शन का ये वेव वेक्टर है, और अगर ये आर डायरेक्शन में आ रही है तो आयोटा के आर प्लेन वेव इनकमिंग वेव है तो फार फ्रॉम द स्कैटरिंग सेंटर है, और स्कैटरिंग सेंटर से स्कैटर्ड होने के बाद ये स्फेरिकल वेव फ्रंट में कन्वर्ट होगी. और इसका जो साई स्कैटर्ड है, ये साई इंसिडेंट हमने कहा था, साई इंसिडेंट और साई स्कैटर्ड जो था पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये ई टू दी पावर आयोटा के आर डिवाइड बाई आर. आर इसलिए कि जैसे जैसे डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होना चाहिए वेव का, तो ये ई टू दी पावर आयोटा के आर प्लेन वेव स्फेरिकल वेव, इसको हम स्फेरिकल वेव का एम्पलीट्यूड बोलते हैं. इसके स्फेरिकल वेव अगर है तो एम्पलीट्यूड में ये स्फेरिकल वेव को आर से डिवाइड करना पड़ेगा तब जाके ये स्फेरिकल वेव बनेगी, क्योंकि हम ये कहते हैं कि डिस्टेंस पे जाने के साथ साथ इंटेंसिटी कम होनी चाहिए. तो ये एफ ऑफ थीटा फाई, ये स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, ये सारी चीजें हम पहले ही डिस्कस किए. तो ये जो है ये स्फेरिकल आउटगोइंग वेव को रिप्रेजेंट करता है, स्फेरिकल आउटगोइंग वेव, आउटगोइंग वेव. ओके, इसको रिप्रेजेंट करेगा, स्फेरिकल आउटगोइंग वेव को ये रिप्रेजेंट करेगा. और जबकि e टू दी पावर माइनस आयोटा के आर डिवाइड बाई आर एफ ऑफ थीटा फाई, ये e टू दी पावर माइनस आयोटा के बाई आर डी आर डिवाइड बाई आर, ये रिप्रेजेंट करता है स्फेरिकली इनकमिंग वेव, स्फेरिकली इनकमिंग वेव. इसको एक बार देख ले, स्फेरिकली इनकमिंग वेव और स्फेरिकली आउटगोइंग वेव. तो हमारे जो बाउंड्री कंडीशन वो ये है कि आफ्टर स्कैटरिंग जो वेव होगी वो स्फेरिकली आउटगोइंग वेव होगी, स्फेरिकली आउटगोइंग वेव होगी. और हमने यहाँ पे जो था वो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो इक्वेशन में यहाँ पे के प्राइम से एक के प्राइम कट गया था हमारा, के प्राइम ही रहेगा केवल यहाँ पे. ओके, ये भी के प्राइम ही रहेगा.
प्राइम ही रहने वाला है ऊपर वाला पार्ट। एनीवे तो ऐसे ठीक है। ये हमने ग्रीन फंक्शंस की वैल्यू निकाली थी और हम जॉर्डन्स लेमा का यूज कर रहे हैं। और अब देखते हैं कि तो जॉर्डन्स लेमा क्या होता है। जॉर्डन्स लेमा ये होता है, मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो इंटीग्रल होगा, ये इंटीग्रल इसको तुम ऐसे कह सकते हो, बाकी की चीज को मिला के ई टू दी यहाँ से हम ये कह सकते हैं ये जो इंटीग्रल है ई टू दी पावर आयोटा के जेड माइनस इंफिनिटी से माइनस आर से प्लस आर, माइनस आर से प्लस आर और लिमिट आर टेंस टू इंफिनिटी कर दें और यहाँ पे एफ जेड इंटू डी जेड, इसकी जो वैल्यू आएगी वो इस इंटीग्रल की वैल्यू आएगी 2 पाई आयोटा टू समीशन ओवर रेजिड्यू। ओके, अब हम यहाँ पे स्पेरिकल आउटगोइंग वेव कंडीशन बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। आउटगोइंग बाउंड्री कंडीशन, आउटगोइंग वेव बाउंड्री कंडीशन हमें अप्लाई करनी है और इंटीग्रल I1 और I2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो आउटगोइंग वेव के लिए तुम्हारे पास क्या आना चाहिए, ई टू दी पावर आयोटा के आर डिवाइड बाई आर होना चाहिए। और जो जॉर्डन्स लेमा मैंने तुम्हें बताया कि अगर यहाँ पे ई टू दी पावर आयोटा के जेड प्लस का है तब तो ये जो कंटूर बनेगा वो ऊपर की साइड बनेगा, और अगर ई टू दी पावर आयोटा जेड यहाँ पे माइनस लगा हुआ होता तो ये कंटूर नीचे की तरफ बना हुआ होता। तो पहला इंटीग्रल सोल्व करते हैं I1, और I1 की वैल्यू तुम्हें पता है, I1 इज इक्वल टू फ्रॉम K प्राइम इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी K प्राइम e टू दी पावर आयोटा K प्राइम R डिवाइड बाई K प्राइम माइनस K इंटू K प्राइम प्लस K और D3 K प्राइम, ऐसा इंटीग्रल है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास दो पोल है, K प्राइम इज इक्वल टू K पे और K प्राइम इज इक्वल टू माइनस K। तो यहाँ पे मैं ये ओरिजिन बनाता हूँ और यहाँ पे ये मैं कहता हूँ K प्राइम इज इक्वल टू K और K प्राइम इज इक्वल टू K और K प्राइम इज इक्वल टू माइनस K। और ये तुम्हारे पास कंटूर बनेगा वो ऐसा बनेगा माइनस आर से प्लस आर और आर टेंस टू इंफिनिटी, तब ये इंटीग्रेशन हमें मिलेगा। और इसकी वैल्यू क्या क्या आ सकती है, तो यहाँ पे अलग अलग एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट होगा कि ये दोनों को ही हम एक्सक्लूड कर दें, ये दोनों पॉइंट को एक्सक्लूड कर दें, तब तुम्हारे पास जो ये जो कंटूर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ओके, इस टाइप से कंटूर बनेगा। इस पॉइंट को एक्सक्लूड कर दिया, इस पॉइंट को एक्सक्लूड कर दिया, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन सभी पॉइंट्स पे, इस क्लोज कंटूर के सभी पॉइंट्स पे एनालिटिक है अंदर में, से इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और केस वन है, इस केस में रिजल्ट कितना आएगा, I1 0 आएगा। और हमें आउटगोइंग वेव कंडीशन, आउटगोइंग स्पेरिकल वेव कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन यूज करनी है, यानी ई टू दी पावर आयोटा के आर वाला पार्ट ही यूज करना है। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या होगी, दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये होगी कि इस वाले पॉइंट को हमने इंक्लूड कर लिया, दूसरे वाले पॉइंट को भी हमने इंक्लूड कर लिया और ये बना दिया, तो ये K प्राइम इज इक्वल टू माइनस K, ये K प्राइम इज इक्वल टू K और ये कंटूर ऐसे बन गया। तो रेजिड्यू तुम्हें निकालना पड़ेगा K प्राइम इज इक्वल टू K पे और K प्राइम इज इक्वल टू माइनस K पे। तो ये फंक्शन हमें लेना है, ये फंक्शन लेना है और K प्राइम इज इक्वल टू K हम रखें और K प्राइम इज इक्वल टू माइनस K। तो रेजिड्यू एट K प्राइम इज इक्वल टू माइनस K इज इक्वल टू
क्या लिखेंगे, के प्राइम इज प्लस के इंटू ये के एफ जेड एफ के, ऐसा का ऐसा आ जाएगा एफ के, तो ये आ जाएगा के प्राइम e टू दी पावर आयोटा के प्राइम इंटू आर और डिवाइड बाई क्या करेंगे के प्राइम माइनस के इंटू के प्राइम प्लस के, और फिर हम कहेंगे लिमिट नीचे लगेगा के प्राइम इज इक्वल टू माइनस के, ये लिमिट लगा देंगे के प्राइम टेंस टू माइनस के, लिमिट के प्राइम टेंस टू माइनस के, यहाँ से के प्राइम प्लस के से ये कट जाएगा और यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा के प्राइम इज इक्वल टू माइनस के रखेंगे तो ये माइनस का आएगा, के प्राइम की जगह के रख दिया और ए टू दी पावर आयोटा के आर और डिवाइड बाई के प्राइम इज इक्वल टू माइनस के रखेंगे तो ये माइनस ना आ जाएगा, माइनस का के प्राइम और के प्राइम की जगह माइनस के माइनस के माइनस के माइनस का 2k, ये हमें मिल जाएगा। ओके, और के से के कैंसिल और ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा e टू दी पावर आयोटा k इंटू आर डिवाइड बाई, एंड देन ये रेजिड्यू एट के प्राइम इज इक्वल टू माइनस के है। अब मैं कहूँ रेजिड्यू एट के प्राइम इज इक्वल टू प्लस के, रेजिड्यू एट के प्राइम इज इक्वल टू के इज इक्वल टू लिमिट के प्राइम टेंस टू के, और ये तुम्हारे पास आ जाएगा के प्राइम माइनस के डिवाइड बाई ई टू दी पावर के प्राइम, यहाँ पे तुम्हारे पास माइनस का आएगा क्योंकि के प्राइम की जगह माइनस के रखना है तो ई टू दी पावर माइनस के प्राइम ये आएगा, और यहाँ पे के प्राइम की जगह क्या लिखना है के, अभी तो ई टू दी पावर के प्राइम ही रहने देता हूँ मैं, और यहाँ पे वैल्यू रखूंगा तब अगली वाली टर्म में आएगी ये के प्राइम माइनस के और ई टू दी पावर के प्राइम इंटू आर आयोटा, और साथ में कितना आ जाएगा के प्राइम डिवाइड बाई के प्राइम माइनस के इंटू के प्राइम प्लस के, और यहाँ पे के प्राइम माइनस के से के प्राइम प्लस के कैंसिल माइनस के कैंसिल, और ये लिमिट लगाएंगे तो रेजिड्यू एट के प्राइम इज इक्वल टू के इज इक्वल टू, ये तुम्हें मिल जाएगा ई टू दी पावर आयोटा के आर, ई टू दी पावर आयोटा के आर इंटू के डिवाइड बाई, और के प्राइम इक्वल टू के रखेंगे, ये कटेगा कौन सा टर्म, ये वाला नहीं कटेगा, कटने वाला टर्म होगा वो ये वाला होगा, इससे ये कटेगा और ये आ जाएगा 2k, जैसे के कैंसिल और ये आ जाएगा ई टू दी पावर आयोटा के आर डिवाइड बाई 2 ऐसा। तो इस वाले केस में जो रिजल्ट आएगा I1, इस वाले केस में रिजल्ट आएगा I1, I1 की वैल्यू आएगी 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू एट, क्योंकि दोनों पॉइंट इंक्लूडेड है तो ये वाला रेजिड्यू प्लस ये वाला रेजिड्यू, तो यहाँ से तुम्हारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2 पाई आयोटा इंटू ये ई टू दी पावर आयोटा के आर, ई टू दी पावर आयोटा के कैपिटल आर और प्लस ई टू दी पावर माइनस आयोटा के कैपिटल आर डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल और I1 तुम्हारे पास कितना आ जाएगा पाई आयोटा इंटू ई टू दी पावर आयोटा के आर और प्लस ई टू दी पावर माइनस आयोटा के आर। ये सॉल्यूशन भी वैलिड सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि इसके अंदर में इनकमिंग स्फेरिकल वेव आ रही है, तो इनकमिंग स्फेरिकल वेव आ रही है तो ये बाउंड्री कंडीशन हम नहीं लगा सकते, पहले वाली बाउंड्री कंडीशन भी नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो रही है, इसमें कोई सी भी स्फेरिकल वेव नहीं है, ना तो इनकमिंग है ना आउटगोइंग। हमें वो चाहिए, वो सॉल्यूशन चाहिए जिसमें केवल और केवल आउटगोइंग स्फेरिकल वेव हो। तो तीसरा केस लेते हैं, तीसरा केस हम ये लेते हैं कि ये वाला जो पहले वाला रूट है ये K1 इंक्लूडेड है और ये एक्सक्लूडेड है, ऐसा अगर हम ले लें तब देखें ये माइनस के पे है और ये प्लस के, तो हमें रेजिड्यू देखना है k इक्वल टू माइनस के पे, और k इक्वल टू माइनस के पे जो रेजिड्यू आया था रेजिड्यू एट k इक्वल टू माइनस के, और इसकी वैल्यू तुम्हारे पास थी e टू दी पावर आयोटा
माइनस आयोटा के आर डिवाइड बाई 2। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा I1, तब तुम्हारे पास कितना आएगा, तो इसका सॉल्यूशन जो आएगा I1 वो आएगा 2 पाई आयोटा 2 ई टू दी पावर माइनस आयोटा के आर डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। और ये सॉल्यूशन भी वैलिड सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये सॉल्यूशन किसको रिप्रेजेंट करता है, इनकमिंग स्फेरिकल वेव को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि माइनस आयोटा के आर। और लास्ट वन, अगर हम ये वाली बाउंड्री कंडीशन हम अप्लाई करें, कौन सी वाली, कि यहाँ पे तुम्हारे पास ये वाला है, इसको एक्सक्लूड कर दी और इसको इंक्लूड कर ले, और तब हम रेजिड्यू कैलकुलेट करें, ये के इक्वल टू माइनस के प्राइम है और ये के, ओके, के इक्वल टू के माइनस के और के प्राइम इक्वल टू माइनस के प्लस के पे। तो यहाँ पे रेजिड्यू जो आएगा वो के पर प्लस के पर आएगा, तो रेजिड्यू एट के प्राइम इज इक्वल टू के, एंड दिस इज यू नो ई टू दी पावर आयोटा के इंटू आर और डिवाइड बाई 2। और तब सॉल्यूशन जो आएगा I1 वो तुम्हारे पास आएगा ई टू दी पावर आयोटा के आर इंटू 2 पाई आयोटा डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो I1 तुम्हारे पास आएगा पाई आयोटा ई टू दी पावर आयोटा के आर। और ये स्फेरिकल आउटगोइंग वेव कंडीशन को फॉलो करता है, आउटगोइंग बाउंड्री कंडीशन को, आउटगोइंग वेव बाउंड्री कंडीशन, आउटगोइंग वेव follows this I1 follows outgoing wave boundary condition। तो I1 की वैल्यू हमारे पास ये आएगी, और कंडीशन जो हम लेंगे वो कंडीशन ये वाली लेंगे, ये बाउंड्री कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, तब I1 की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आएगी, ये वाली आएगी। अब I2 की वैल्यू देखनी है, I2 की वैल्यू देखने के लिए वापस हम चलते हैं दूसरे वाले केस में, तो इसको तुम नोट करते जाना। अब मैं I2 को यहीं से स्टार्ट करता हूँ, I1 की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटीग्रल I1 इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देता हूँ पाई आयोटा टू ई टू दी पावर आयोटा के इंटू, भाई तो हमने पहले इंटीग्रल की वैल्यू निकाल ली, और पहला इंटीग्रल हमारे पास ये था, ये वाला पहला इंटीग्रल था। अब इंटीग्रल 2 मेरे पास क्या है, इंटीग्रल 2 मेरे पास है के प्राइम इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के प्राइम ई टू दी पावर माइनस आयोटा के प्राइम इंटू आर इंटू D3 के प्राइम और डिवाइड बाई के प्राइम माइनस के इंटू के प्राइम प्लस के प्राइम प्लस के। तो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए भी हम जॉर्डन्स लेमा का यूज करेंगे, और जहां अगर ये टर्म एक्सपोनेंशियल नेगेटिव में आता है, e टू दी पावर माइनस आयोटा के आर आ जाता है, तब हमारा जो कंटूर बनेगा वो कंटूर लोअर हाफ प्लेन में बनेगा। और उसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे तुम्हारे पास दो पोल है, 2 पोल्स एट के प्राइम इज इक्वल टू माइनस के एंड के प्राइम इज इक्वल टू प्लस के। तो हमारे पास रेजिड्यू निकालना है, ये जो फंक्शन है तुम्हारे पास एफ ऑफ के, इसका वैल्यू तुम्हारे पास के प्राइम, एफ ऑफ के प्राइम इज इक्वल टू के प्राइम ई टू दी पावर माइनस आयोटा के प्राइम इंटू आर डिवाइड बाई के प्राइम माइनस के इंटू के प्राइम प्लस के। ये तुम्हारे पास फंक्शन है। तो रेजिड्यू एट के प्राइम इज इक्वल टू माइनस के निकालें, के प्राइम इज इक्वल टू माइनस के पे रेजिड्यू कितना आएगा, इज इक्वल टू के प्राइम प्लस के, और हम लिखेंगे लिमिट के प्राइम टेंस टू माइनस के, लिमिट के प्राइम टेंस टू माइनस के प्राइम प्लस के इंटू एफ ऑफ के।
प्राइम, के प्राइम ई टू दी पावर माइनस आयोटा के प्राइम ऑफ आर और डिवाइड बाई के प्राइम माइनस के इंटू के प्राइम प्लस के, और के प्राइम प्लस के से के प्राइम प्लस के कैंसिल, और ये लिमिट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, के प्राइम इक्वल टू माइनस के रखेंगे तो माइनस का के ई टू दी पावर आयोटा के आर और डिवाइड बाई के प्राइम इक्वल टू माइनस के रखेंगे तो माइनस का 2k और के से के कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ जाएगा ई टू दी पावर आयोटा के आर डिवाइड बाई 2। दूसरा रेजिड्यू एट के प्राइम इज इक्वल टू प्लस के, ये भी देखें तो ये आ जाएगा लिमिट के प्राइम टेंस टू के और के प्राइम माइनस के और एफ ऑफ के प्राइम इज के प्राइम e टू दी पावर माइनस आयोटा के प्राइम ऑफ आर और डिवाइड बाई के प्राइम माइनस के इंटू के प्राइम प्लस के, और के प्राइम माइनस के से के प्राइम माइनस के प्राइम इक्वल टू के रखेंगे तो के ई टू दी पावर माइनस आयोटा के आर और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, के प्राइम इक्वल टू प्लस के रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2k, तो के से के कैंसिल, ई टू दी पावर माइनस आयोटा के आर एंड डिवाइड बाई 2। ऐसा ये अलग अलग रेजिड्यू निकाल लिए। अब जॉर्डन्स लेमा क्या बताती है कि अगर ये ऐसा है तो जो कंटूर बनेगा वो कंटूर माइनस आर से प्लस आर वाले प्लेन में बनेगा और नीचे की तरफ से बनेगा ऐसा, ठीक है, ऐसा कंटूर बनेगा माइनस आर से प्लस आर, और इसका जो यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस आयोटा के प्राइम ऑफ आर है और एफ ऑफ के प्राइम है, ऐसा फंक्शन है। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा ई टू दी पावर माइनस आयोटा के प्राइम ऑफ आर एफ ऑफ के प्राइम डी के प्राइम और इंटीग्रल फ्रॉम माइनस आर से प्लस आर और इन द लिमिट r टेंस टू इनफाइनाइट दिस इज इक्वल टू माइनस का 2 पाई आयोटा समीशन ओवर रेजिड्यू, ये तुम्हारे पास इंटीग्रल आएगा। और अब हमारे पास यहाँ पे दो पोल है, के प्राइम इज इक्वल टू के पे और के प्राइम इज इक्वल टू माइनस के पे, तो जो आउटगोइंग वेव बाउंड्री कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा वही सॉल्यूशन वैलिड सॉल्यूशन होगा। ये बाउंड्री कंडीशन हम अप्लाई करें तो यहाँ पे हमारे पास 4 तरीके की बाउंड्री कंडीशन हम यहाँ पे लगा सकते हैं। पहली बाउंड्री कंडीशन ये के जो पहला वाला है को इंक्लूड करें और दूसरे वाले पोल को भी इंक्लूड कर ले, और ये इस टाइप से माइनस आर से प्लस आर, और ये वाली यहाँ पे के माइनस का के प्राइम, यहाँ पे प्लस का के प्राइम, ये ओरिजिन। तो ये बाउंड्री कंडीशन को हम रिप्रेजेंट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये तुम्हारा इमेजिनरी एक्सिस, ये रियल एक्सिस, ऐसा। तो इसका जो दोनों क्योंकि रूट अंदर में है तो जो I2 आएगा इंटीग्रल I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2 पाई आयोटा, और सम ऑफ रेजिड्यू हम पहले निकाल चुके हैं, रेजिड्यू एट के इक्वल टू माइनस के इक्वल टू के प्राइम इक्वल टू के और के प्राइम इज इक्वल टू माइनस के, दोनों पे हमने रेजिड्यू निकाल रखे हैं। ओके, तो वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, रेजिड्यू एट के प्राइम इज इक्वल टू माइनस के पे ई टू दी पावर एक बार आएगा आयोटा के आर डिवाइड बाई 2 प्लस ई टू दी पावर माइनस आयोटा के आर डिवाइड बाई 2, ये सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। और ये इसको मैं कहूँ कंटूर C1, तो I2 एट कंटूर C1, ऐसा सॉल्यूशन आएगा। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि तुम्हारे पास एक्सिस है और एक कंटूर, दोनों कंटूर को मैंने क्या किया, ये माइनस आर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले वाले को भी एक्सक्लूड कर दिया, दूसरे वाले को भी एक्सक्लूड कर दिया और ये हिस्सा ले लिया,
ठीक है, इस तरीके का कंटूर ले लिया और इस कंटूर पे तो रेजिड्यू, अब तो सारे सारे के सारे पॉइंट एनालिटिक पॉइंट होंगे, तो इस सारे पॉइंट्स पे फंक्शन एनालिटिक होगा, तो रेजिड्यू ये इंटीग्रल I2 एट कंटूर C2 इज इक्वल टू 0। इस वाले केस में ये क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। नेक्स्ट केस क्या ले सकते हैं, देखो नेक्स्ट केस हम ले सकते हैं एक कंटूर को इंक्लूड करना है और एक को एक्सक्लूड करना है। इस वाले को इंक्लूड कर लिया, ये C3 है, कंटूर C3, ये है के, ये है माइनस के। रेजिड्यू एट के प्राइम इज इक्वल टू, इसका जो सॉल्यूशन आएगा, अगर ये कंटूर C3 पे देख लिया तो I2 एट कंटूर C3, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस का 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यू। तो रेजिड्यू केवल के पे जो रेजिड्यू आएगा वो इंक्लूड होगा, और के पे रेजिड्यू कितना आया था वो देख लो, के प्राइम इज इक्वल टू के पे ई टू दी पावर माइनस आयोटा के आर डिवाइड बाई 2, ई टू दी पावर माइनस आयोटा के आर डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का पाई आयोटा ई टू दी पावर माइनस आयोटा के आर, ये इसका सॉल्यूशन होगा। ये I2 एट कंटूर C3, और ये भी इनकमिंग वेव को रिप्रेजेंट करता है, ये सॉल्यूशन भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। और फिर हम लास्ट केस इसमें ले सकते हैं। इस बार हमने क्या किया, इस वाले को इंक्लूड कर लिया, इस वाले को इंक्लूड कर लिया और इस वाले को एक्सक्लूड कर दिया। ये माइनस के, ये प्लस के पॉइंट है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये कंटूर C4 कह दिया, तो I2 एट कंटूर C4 इज इक्वल टू माइनस का 2 पाई आयोटा रेजिड्यू एट के प्राइम इज इक्वल टू माइनस के, दिस इज ई टू दी पावर आयोटा के आर डिवाइड बाई 2। तो ये वाला फिजिबल होगा, I2 एट कंटूर C4 इज इक्वल टू माइनस का पाई आयोटा ई टू दी पावर आयोटा के आर, ये फिजिबल सॉल्यूशन होगा। तो हमने जो सॉल्यूशन लिखे थे, पहले वाले इंटीग्रल का सॉल्यूशन हमने निकाल लिया था, I1 ये था, और I2 अब तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, I2 तुम्हारे पास आ जाएगा माइनस पाई आयोटा ई टू दी पावर आयोटा के आर। आउट गोइंग बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले ग्रीन फंक्शन के सॉल्यूशन ये होंगे, और यहाँ से जो ग्रीन फंक्शन आएगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इंटीग्रल की वैल्यू आ गई आउटगोइंग बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले के लिए। तो I1 और I2 की वैल्यू अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और फाइनल रिजल्ट कितना आएगा उसको हम देखते हैं। तो ये इंटीग्रल I2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब देखो जी ऑफ आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/8 पाई स्क्वायर आई इंटू आर, आयोटा इंटू आर, और I1 की वैल्यू पाई आयोटा ई टू दी पावर आयोटा के इंटू आर, और ये प्लस का है तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई होके ये भी माइनस का हो जाएगा, और 1/8 पाई स्क्वायर आई इंटू आयोटा इंटू आर और ई टू दी पावर, और पाई आयोटा ई टू दी पावर आयोटा ए आर, और यहाँ से तुम्हारे पास पाई आयोटा से एक आयोटा एक पाई कैंसिल, आयोटा पाई से पाई आयोटा कैंसिल, और 1/8 1/8 1/4 हो जाएगा, माइनस का 1/4 पाई, और कैपिटल आर की जगह आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर का मोड, और ई टू दी पावर आयोटा के और आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर का वैल्यू, ये तुम्हारे पास G8 आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर, ये ग्रीन फंक्शन है सेटिस्फाइंग ग्रीन फंक्शन सेटिस्फाइंग आउटगोइंग
बाउंड्री कंडीशन, ग्रीन फंक्शन सेटिस्फाइंग आउटगोइंग बाउंड्री कंडीशन, ये तुम्हारे पास वैल्यू आ गई ग्रीन फंक्शन। ओके, यहां तक का डिस्कशन अपना कंप्लीट हो गया, हमने ग्रीन फंक्शन का सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम वापस लिपमान स्विंगर इक्वेशन जो कि श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने डिफाइन किया था उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस ग्रीन फंक्शन का यूज करके इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी, उसको जस्ट एक बार चेक कर लेते हैं। तो लिपमान स्विंगर इक्वेशन तुम्हारे पास थी साई इंसिडेंट के आई, तो वेव वेक्टर था उसको इंसिडेंट वेव वेक्टर कह लेते हैं, और ये आर इज इक्वल टू, ये था फाई के आई आर वेक्टर। ओके, एंड देन प्लस इंटीग्रल d3 r प्राइम g ऑफ r माइनस r प्राइम, इसकी वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है और वो होगा माइनस का 1/4 पाई r वेक्टर माइनस r प्राइम वेक्टर का मैग्नीट्यूड और e टू दी पावर आयोटा के r वेक्टर, और इस r की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, r वेक्टर माइनस r प्राइम वेक्टर। ये ग्रीन फंक्शन है सेटिस्फाइंग आउटगोइंग बाउंड्री कंडीशन, और फिर इसके बाद u एट r प्राइम और साई के इन एट r प्राइम, ये हमारे पास वैल्यू थी। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साई ऑफ के आई आर वेक्टर बराबर फाई ऑफ के आई आर वेक्टर माइनस 1/4 पाई और इंटीग्रल d3 r प्राइम e टू दी पावर आयोटा के r वेक्टर माइनस r प्राइम वेक्टर डिवाइड बाई r वेक्टर माइनस r प्राइम वेक्टर का मोड, और u ऑफ r प्राइम और साई के आई ऑफ r प्राइम, राइट। तो ये तुम्हारे पास इक्वेशन है। अब हम इस वाली इक्वेशन को देखते हैं, यहाँ पे जो ग्रीन फंक्शन की वैल्यू थी 1/4 पाई कांस्टेंट है, e टू दी पावर आई के r वेक्टर माइनस r प्राइम वेक्टर डिवाइड बाई r वेक्टर माइनस r प्राइम वेक्टर, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। ओके, और एजेम्प्टोटिक सॉल्यूशन मुझे चाहिए, यानी कि लिमिट r टेंस टू इनफाइनाइट। और r टेंस टू इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि ये हमारा जो स्केटरिंग सेंटर है ये है, और इस स्केटरिंग सेंटर से यहां से मैंने ये डिटेक्टर लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये डिटेक्टर मेरा यहाँ पे है और ये मेरा फील्ड पॉइंट है। देखो इस एरिया में जितने भी पॉइंट्स है वो सारे के सारे फील्ड पॉइंट्स हैं। ये रेंज है इस पोटेंशियल की, टारगेट की जो रेंज है वो ये है, ठीक है। अब इसके अंदर में जितने भी पॉइंट होंगे उनको हम कहेंगे फील्ड पॉइंट, और ये फील्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमने r प्राइम वेक्टर डिफाइन कर रखा है। और ये इस पॉइंट का ये जो पॉइंट P है ये हमारा फील्ड पॉइंट है, और ये क्या है, सोर्स पॉइंट। ये सारे के सारे स्कैटरिंग सोर्स, अगर कोई इंसिडेंट पार्टिकल इस एरिया में से निकलेगा तो वो जरूर स्कैटर्ड होगा। यही हमारा डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को ये एरिया ही रिप्रेजेंट करता है, जिसके अंदर से अगर पार्टिकल निकल जाए तो वो डिफ्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये जो मेरा पॉइंट है यहाँ पे इस एरिया में जो बहुत सारे पॉइंट्स है इनको हम बोलेंगे सोर्स पॉइंट, और सोर्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r प्राइम। तो सोर्स पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, 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 इस एरिया में कहीं पे भी हो सकता है। और यहाँ से यहाँ को जाने वाला वेक्टर जिसको हम कह रहे हैं ये स्कैटर्ड वेक्टर होगा,
और ये इसको मैं कह रहा हूँ आर वेक्टर, जिसकी वैल्यू होगी आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो ये आर वेक्टर होगा, जो मेरा फील्ड पॉइंट है, वो फील्ड पॉइंट मीन्स जो मेरा डिटेक्टर है उसकी पोजीशन है, और ये डिटेक्टर की पोजीशन इस स्कैटरिंग सेंटर से, ये जो रेंज है, ये वाली, ये जो डिस्टेंस में आर प्राइम बता रहा हूँ, ये आर प्राइम बहुत बहुत छोटी है। ये मैंने बताया था कि अगर ये हम न्यूक्लियस से स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं तो ये फेम्टीमीटर्स के ऑर्डर्स की होगी, और अगर हम एटम्स की बात कर रहे होते हैं, ये एटम्स से स्कैटरिंग हो रही है, तो ये एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर्स की होगी। तो और ये जो डिटेक्टर रखा जाता है वो जनरली 2-3 सेंटीमीटर्स की डिस्टेंस पे रखा जाता है। फिजिकली जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तब की हम बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो आर है, जो पोजीशन ऑफ डिटेक्टर है फ्रॉम द स्कैटरिंग सेंटर, ये आर वेक्टर जो है, ये आर वेक्टर बहुत बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस आर प्राइम। तो हम ये कहेंगे इसके कंपैरिजन में ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन हमें चाहिए लिमिट r tends to infinity. What is this? This we have to calculate. Okay? तो इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, और इसकी वैल्यू क्या आएगी वो अब हमारा टारगेट है। देखो क्या कैलकुलेट करके लाते हैं अपन, इसका सॉल्यूशन हमें लिखना है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ कि हम यहाँ से ये कहेंगे कि r प्राइम बहुत छोटा है और r बड़ा है, तो अब हम लिखेंगे r वेक्टर माइनस r प्राइम वेक्टर का मोड बराबर अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r प्राइम स्क्वायर माइनस 2r वेक्टर डॉट r प्राइम वेक्टर डिवाइड बाई हाउ मच, डिवाइड बाई r स्क्वायर, सॉरी ये ऐसा लिखेंगे। एंड देन हम कह रहे हैं कि r प्राइम बहुत बड़ा है, तो यहाँ से r को कॉमन ले लेते हैं। ये आ जाएगा 1 प्लस r प्राइम स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर माइनस का 2 r वेक्टर डॉट r प्राइम वेक्टर डिवाइड बाई r स्क्वायर। ऐसा तो डिस्टेंस की हम बात कर लेते हैं। तो ये तो r वेक्टर माइनस r प्राइम वेक्टर का मोड है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये r और देन 1 माइनस 2r वेक्टर डॉट r प्राइम वेक्टर डिवाइड बाई r स्क्वायर प्लस r प्राइम अपॉन r का होल स्क्वायर की पावर 1/2। और हमें पता है ये वाला 1 है वो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू दिस टर्म। बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा r इंटू 1 माइनस r वेक्टर डॉट r प्राइम वेक्टर डिवाइड बाई r स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा और हायर ऑर्डर टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म, और ये टर्म तुम्हारे पास नियरली इक्वल टू आ जाएगा r इंटू 1 माइनस r वेक्टर डॉट r प्राइम वेक्टर डिवाइड बाई r स्क्वायर। ओके, तो r वेक्टर माइनस r प्राइम वेक्टर की वैल्यू तुम्हारे पास ये आ गई। ओके, नाउ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज व्हाट, तो इसको मैं r लिख सकता हूँ, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ r वेक्टर को r का मैग्नीट्यूड इंटू r केप, तो ये आ जाएगा r केप डॉट r प्राइम वेक्टर और डिवाइड बाई r, ओके, डिवाइड बाई r। ऐसा अगर हम यूज कर लें तो यहाँ पे मेरे पास इस g ऑफ जी e टू दी पावर आयोटा के आर, इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो e टू दी पावर आयोटा के वेक्टर, और ये डॉट है के वेक्टर डॉट, और इस आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर की जगह क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे आर वेक्टर और माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो अच्छा, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा लगभग r माइनस आर केप डॉट
आर प्राइम वेक्टर, आर से आर कट जाएगा, तो आर वेक्टर माइनस आर प्राइम आर केप डॉट आर प्राइम वेक्टर, ऐसा लिख देंगे। आयोटा के आर था ना, तो आयोटा के और के ही रहने दो और इंटू आर, आर को तुम ऐसे लिख सकते हो, आर को तुम ऐसे लिख सकते हो, आयोटा के आर। ओके, ये तुम्हारे पास इस वेक्टर को यहाँ से अब दें, एनीवे जो है रहने दो, ठीक है, ऐसा इसको लिख सकते हैं। सॉरी, अब देखो यहां से तुम्हारे पास क्या आएगा, यहां से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू रख दी और ये तुम क्या लिखोगे, देखो डिवाइड बाई, डिवाइड बाई, अब आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर, तो 1 1 क्या आ जाएगा, आर इंटू 1 माइनस आर केप डॉट आर प्राइम वेक्टर डिवाइड बाई आर, ऐसा। और इसको लगभग लगभग इस टर्म को नेग्लेक्ट मान सकते हैं क्योंकि आर प्राइम बहुत छोटा है, आर बहुत बड़ा है, तो आर टेंस टू इनफाइनाइट पे, आर टेंस टू इनफाइनाइट पे ये टर्म कहाँ जाएगी, ये टर्म गोज टू 0, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा लिमिट एसिम्प्टोटिक्स लिमिट्स आर टेंस टू इनफाइनाइट e टू दी पावर आयोटा के डॉट आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर डिवाइड बाई आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर का मोड इज नियरली इक्वल टू e टू दी पावर आयोटा के डॉट आर वेक्टर माइनस आर केप इंटू आर प्राइम वेक्टर डिवाइड बाई आर, ऐसा इसको लिख सकते हैं। और ऐसा इसको अगर हम लिख सकते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू जो आ जाएगी पाई के आई ऑफ आर वेक्टर, पाई के आई ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये कितनी आ जाएगी, तो ये पाई के आई ऑफ आर वेक्टर और माइनस 1/4 पाई और इंटीग्रल d3 के प्राइम e टू दी पावर आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस आर केप डॉट आर प्राइम वेक्टर, ये तो ये आ गया और नीचे कितना आ जाएगा, आर ओनली, ठीक। और यहां से u ऑफ आर प्राइम और साई के आई ऑफ आर प्राइम, ऐसा लिख सकते हैं। और यहां से हम क्या कह सकते हैं, देखो इसको और साई के आई आर वेक्टर बराबर तुम्हारे पास आ जाएगा फाई ऑफ के आई इंटू आर ऑफ आर वेक्टर माइनस 1/4 पाई और इंटीग्रल d3 ऑफ के प्राइम, ये क्या आ जाएगा e टू दी पावर आयोटा के आर डिवाइड बाई आर, डिवाइड बाई आर, यहां से कितना आ जाएगा e टू दी पावर आयोटा के वेक्टर, आयोटा के है और ये आ जाएगा, बेसिकली इसको क्या लिख देंगे e टू दी पावर आयोटा के इंटू आर केप, यहाँ पे से हम कहाँ से चल रहे थे, ये जो मोड है e टू दी पावर आयोटा के मोड है, ये भी ध्यान रखना है, ये इसका मोड है, मोड वैल्यू ही रखनी है, ये मोड वैल्यू ही तुम्हें रखनी है, तो इसका भी मोड ही रखना है, ध्यान देना।
का मोड रखेंगे तो क्या आएगा, वेक्टर यहाँ से हटा दो, ये तो ठीक है, ये तो वेक्टर लगा दो, लेकिन यहाँ पे मोड वैल्यू आएगी और इस के पे से मोड हटा, वेक्टर हटाना है, ये ऐसे, और ये मोड वैल्यू इस तरीके से, तो ये वैल्यू हमें लिखनी है। तो ये कितना आ जाएगा, ये यहाँ से भी अपने पास कितना आ जाएगा, ये मोड वैल्यू आएगी और ये के का भी मोड ही रहेगा, और ये यहाँ से हटा दो और ये मोड वैल्यू है। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा के आर माइनस आर प्राइम, ये अब ये मोड हट जाएगा क्योंकि ये आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर था, तो इसकी वैल्यू निकाल ली थी, तो ये तुम्हारे पास क्या आए थे, ये आया था आर इंटू आर केप डॉट आर प्राइम वेक्टर, आर केप डॉट आर प्राइम वेक्टर आया था, ये वैल्यू तुम्हारे पास आई थी। अब इसको तुम लिखोगे कितना, इसकी वैल्यू तुम वहां पे लगाओगे नीचे, तो कितना आ जाएगा देखो, अब ये तुम्हारे पास आ जाएगा e टू दी पावर आयोटा के आर, पहली टर्म में यहाँ पे के, ये यहाँ से भी हटाओ, ये वेक्टर यहाँ से भी वेक्टर हटाओ, और ये तो स्केलर क्वांटिटी है ही, आयोटा के इंटू आर बाहर आ जाएगा, आयोटा के इंटू आर बाहर आएगा, पहला टर्म e टू दी पावर आयोटा के आर बाहर आएगा, डिवाइड बाई आर आ गया, और दूसरा टर्म आएगा e टू दी पावर आयोटा माइनस का e टू दी पावर आयोटा के और आर केप डॉट आर प्राइम वेक्टर, ऐसा आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो वेक्टर तुम्हारे पास बनेगा, ये तुम्हारे पास वेक्टर आ जाएगा, और इसको क्या कहेंगे, और फिर साथ में क्या आएगा, क्यू ऑफ आर प्राइम साई के आई एट आर प्राइम, ऐसा आएगा, और यहां से कितना आ जाएगा देखो, साई के इंसिडेंट एट आर वेक्टर बराबर पाई के इंसिडेंट आर के आर वेक्टर, और माइनस का 1/4 पाई ये आएगा, और यहां से तुम्हारे पास क्या आएगा देखो, e टू दी पावर, इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखते हैं, इसको लिखते हैं e टू दी पावर आयोटा के आर डिवाइड बाई आर, और 1/4 पाई 4 पाई इंटीग्रल d3 के प्राइम, e टू दी पावर आयोटा के आर अपॉन आर को हम बाहर ले सकते हैं इंटीग्रल से, क्यों ले सकते हैं, क्योंकि ये इंटीग्रल के प्राइम पे है, और d3 के प्राइम वाले, सॉरी d3 आर प्राइम पे इंटीग्रेशन था, ये के प्राइम पे नहीं था, याद रखें, d3 आर प्राइम पे इंटीग्रेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो हमारे पास अभी यहाँ पे बताया था, ये आर प्राइम क्या है, अलग अलग सोर्स पॉइंट हो सकते हैं, अलग अलग पोजीशन पे सोर्स पॉइंट हो सकते हैं इस रेंज के अंदर में, तो आर प्राइम पे इंटीग्रेशन है, ये आर तो फिक्स है, आर क्या है, अपने फील्ड पॉइंट की पोजीशन है, तो डिटेक्टर हमने फिक्स कर रखा है, तो फील्ड पॉइंट की पोजीशन तो फिक्स है, तो ये इंटीग्रेशन किस पे होगा, केवल आर प्राइम पे होगा, तो यहाँ से तो आर वाला टर्म है e टू दी पावर आयोटा के आर अपॉन आर, इसको बाहर ले सकते हैं, और ये d3 ऑफ आर प्राइम यहाँ पे रहेगा, क्या आएगा e टू दी पावर। अब एक चीज और, यहाँ पे k इंटू आर केप, के इंटू आर केप, यानी वेव वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये वेव वेक्टर की डायरेक्शन आर केप है, तो ये क्या है, ये स्केटर्ड, ये जो फाइनल वेव फंक्शन है उसकी डायरेक्शन है के आर केप, ठीक है। तो के आर केप को मैं क्या लिख सकता हूँ, के एफ वेक्टर लिख सकता हूँ, के फाइनल वेक्टर, तो माइनस आयोटा के फाइनल वेक्टर डॉट आर प्राइम वेक्टर, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ये तुम्हारे पास वैल्यू आ गई इसकी, और यहाँ पे तुम क्या कहोगे कि के आर केप इज इक्वल टू के फाइनल वेक्टर, ओके, तो ये तुम्हारे पास आ गया, एंड देन u ऑफ आर प्राइम इंटू साई के आई ऑफ आर प्राइम, ऐसा हमने लिख दिया, और फिर हमें पता है कि साई के ऑफ आर
वेव फंक्शन होगा आर डायरेक्शन में, उस वेव फंक्शन, टोटल वेव फंक्शन जो होगा वो होगा प्लेन वेव सॉल्यूशन साई इन या फाई इन इंसिडेंट वेव फंक्शन, और किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में ये प्लेन वेव सॉल्यूशन आएगा जिसको हम लिखते थे e टू दी पावर आयोटा के जेड, अगर जेड डायरेक्शन स्पेसिफिक है। ये के फाई के प्लेन वेव सॉल्यूशन को ही रिप्रेजेंट करता है और ये भी प्लेन वेव सॉल्यूशन को ही रिप्रेजेंट करता है। और प्लस हम लिखते थे स्कैटर्ड वेव फंक्शन जिसमें स्पेरिकल आउटगोइंग वेव e टू दी पावर आयोटा के आर डिवाइड बाई आर का मतलब जैसे जैसे आर बढ़ेगा एम्पलीट्यूड उस वेव का कम होता जाएगा, और यहाँ पे एफ ऑफ थीटा फाई को हम स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड बोलते थे। तो ये आएगा, इससे इसको कंपेयर करवा दें तो e टू दी पावर आयोटा के आर सेम, ये इंसिडेंट वेव फंक्शन वाला पार्ट है, ये टोटल वेव फंक्शन वाला पार्ट है। यहाँ से एफ ऑफ थीटा फाई हम लिख सकते हैं, एफ ऑफ थीटा फाई, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, -1/4 और इंटीग्रल d3 ऑफ आर प्राइम और e टू दी पावर आयोटा के फाइनल डॉट आर प्राइम और u ऑफ आर प्राइम और साई के आई ऑफ आर प्राइम, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। और ये जो इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल को बेसिकली हम लिख सकते हैं साई फाइनल, ये साई फाइनल हम लिख सकते हैं साई फाइनल और u ऑफ आर प्राइम और साई इंसिडेंट, ऐसा इसको हम बोल सकते हैं मैट्रिक्स एलिमेंट। तो ये तुम्हारे पास -1/4 और एफ ऑफ थीटा फाई। तो ये मैट्रिक्स एलिमेंट हमें, ये जो वेव फंक्शन हमें जो चाहिए उसी की टर्म में देखो ये वाला लिखा हुआ था साई के आई ऑफ आर और साई के आई ऑफ आर प्राइम, ये अगर हमारे पास है तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी इसी को कैलकुलेट करना है, इसी की हेल्प से कैलकुलेट करना है। दिस इज वन काइंड ऑफ चीटिंग, और इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके कुछ मेथड्स हैं, उन मेथड्स को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और उन मेथड्स में से जो मेथड है वो है बोर्न अप्रोक्सीमेशन। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बोर्न अप्रोक्सीमेशन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सब लोगों को समझना चाहिए। ओके।